Welcome back to my channel, and in this video series I'm going to discuss about the living worlds. Living worlds, and this is belongs to chapter first of class 11. Class 11 के जितने भी वीडियोस होंगे वो एक अलग प्लेलिस्ट में होंगे, so you can check from those playlist. So let's start. What is a living? What is living? Living क्या है? Life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reaction, which lead to a growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction. तो लाइफ क्या है? लाइफ यूनिक है, और लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से है, जो कि अपना सब कुछ एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शन से. मतलब वो अपना जो भी लाइफ जो है अपना सब कुछ एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शन से, एंड जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन होता है. तो जिस ऑब्जेक्ट में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सनेस और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसे लिविंग बींग्स कहते हैं. दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. लिविंग बींग्स का जो होता है अपना एक फॉर्म होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एंड बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है लिविंग बींग्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज ट्री के रूप में, सर्ब्स के रूप में, कैटल, बर्ड्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड etc. However, a specific shape, size and structure is also present in many non-living objects such as in brick and rocks. देखा जाता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि ब्रिक्स है, रॉक्स है, उसका भी एक स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर होता है. तो फिर वो कैसे डिफरेंट होता है नॉन लिविंग से? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोई सिंगल ट्रेड से नहीं होता है, बल्कि लिविंग से नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है, जो दोनों में अंतर होता है, वो बहुत सारे रीजन से, नंबर ऑफ ट्रेड से वो डिफरेंस होता है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ये क्या है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. लिविंग बींग्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ईच लिविंग बींग इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज व्हिच इज फाउंड वन और मोर सेल्स. हर लिविंग बींग जो होता है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बना होता है, और जो सेल होता है वो किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म से. प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मैटर कहते हैं. सेल प्रोटोप्लाज्म से बना होता है जिसको लिविंग मैटर कहते हैं. एंड कंपोजिशन ऑफ, एंड जो लिविंग मैटर का जो कंपोजिशन है वो क्या है? नोन है. However, we have not yet been able to create protoplasm because lack of organization of biomolecules. लेकिन हम लोग जो है आर्टिफिशियली प्रोटोप्लाज्म को जो है क्रिएट नहीं कर पा सकते हैं. इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो उसका बायोमोलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है. प्रोटोप्लाज्म एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो वायरस में क्या होता है? एब्सेंट होता है. सेकेंड इज द मेटाबॉलिज्म्स. All organism operate a network of thousands of chemical reactions. जितने भी organisms है, living organisms है, उसमें thousands of chemical reactions होता है. And ये जो chemical reactions होता है, ये chemical reactions होने का कारण है interaction amongst different types of molecules within the interior of cells. तो ये जो जितने भी living organisms है जिनमें chemical reactions होते हैं, thousands of chemical reactions होते हैं, and ये chemical reaction जो है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉल को, इसका जो ग्रीक वर्ड है वो मेटाबॉल से बना हुआ है जिसका मतलब होता है चेंज. मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. लिविंग बींग्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. All activities of organism include growth, movement, development, responsiveness, reproduction, etc. are due to metabolisms. ये जो growth है, movement है, development है, responsiveness है, reproduction है, ये सारे के साथ सब जो है metabolism की वजह से होता है. तो non living objects होता है उसमें metabolism नहीं होता है. However, metabolic reaction can be carried out outside the body of an organism in cell-free system. कहा जा रहा है कि जो metabolic reaction होता है जब वो बॉडी के बाहर, अगर वो बॉडी के बाहर हो तो वो कहाँ होता है? जैसे सेल फ्री सिस्टम में होता है. तो सेल फ्री सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ जो ये एक तरह का इनविट्रो टूल्स है जिसमें कि स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से बायोलॉजिकल रिएक्शन सेल के जो अंदर होता है उसी को सेल फ्री सिस्टम में स्टडी के लिए किया जाता है. These reactions are neither living nor non-living.
तो ये जो सेल फ्री सिस्टम में जो रिएक्शंस होता है वो ना तो लिविंग होता है ना ये नॉन लिविंग होता है। दे आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और ये जो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है मतलब जो सेल फ्री सिस्टम में जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं हम लोग। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन या लिविंग रिएक्शन कहते हैं। बायोलॉजिकल या लिविंग रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल या लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म्स एंड एनाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स को कहते हैं बिल्डअप या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो इसको बिल्डअप या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम सिंपलर फॉर्म। तो सिंपल वन से, सिंपल सब्सटेंसेस से किस का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्म होता है, इसलिए इसको बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे क्या है कि CO2 एंड H2O ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, CO2 और H2O मिलके जो है एक क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का एक सिंपल यूनिट है जिससे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जो एक सिंपल यूनिट है और उससे क्या प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। एंड फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स जो है इससे क्या फॉर्म होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, इसको इसलिए बिल्डअप या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रोसेस, तो जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो भी एनर्जी स्टोर है, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सेकेंड जो मेटाबॉलिज्म का टाइप है उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसलिए इसको ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या होता है, जस्ट एनाबॉलिज्म के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव या ब्रेक डाउन रिएक्शन कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी अगर मूवेबल हो, अगर मूवमेंट के टाइम जो एनर्जी होता है, जो बॉडी मूवमेंट के टाइम एनर्जी पॉजेस करता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और रिस्पायरेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। इसको रिस्पायरेशन को जो है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या होता है, इट रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। रिस्पायरेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। नाउ द ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ क्या हुआ, इरिवर्सिबल, जो कि अगर वो एक बार इंक्रीज कर गया तो वो दोबारा वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास। मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो कि एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उसमें क्या होता है, उसका मास इंक्रीज करता है सेल डिवीजन से। सेल डिवाइड करता है 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे करके वो इंक्रीज करता है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता है, वो तब तक होता है जब तक कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो रेगुलरली होता है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि जो ये ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक होता है। सर्टेन एज तक होता है जब तक, क्योंकि सर्टेन एज के बाद डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। एंड डिवीजन अगर होता भी है तो उस केस में डिवीजन होता है जब कोई रिप्लेस करता है वॉर्म्ड आउट या लॉस्ट सेल्स। कोई सेल अगर लॉस्ट हो गया है या वॉर्म्ड आउट हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ही डिवीजन होता है। इसलिए एनिमल्स में जो होता है वो ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन एज तक ही होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर मतलब क्या हुआ, जो एक सेल का बना हो, सिंगल सेल का बना हो, तो उसमें जो ग्रोथ है वो किससे शो करता है, सेल डिवीजन से ग्रोथ पता चलता है। सेल डिवीजन में ऑल्सो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सेल डिवीजन मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें जो होता है कि सेल डिवीजन की वजह से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखा जाए तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे के परस्पर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन, it is the formation of new individual of the similar kind arise from pre-existing cell।
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उससे अगर सेम काइंड का न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के लिए कोई इसेंशियल फीचर्स नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन को मेंटेन के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन डेवलप्स, जो ये जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है ये यंग में कब डेवलप्ड होती है, जब वो यंग मैच्योर हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंट्स मतलब जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बाय पेरेंटल, जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, और यूनिपेरेंटल में सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Asexual reproduction is the formation of new individual from specialized unspecialized parts of a single parent. तो asexual reproduction होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड, सिंगल पेरेंट का स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट उसमें की वजह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है फ्यूजन या गैमेट का फ्यूजन और फॉर्मेशन और उसका गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। ये किसमें होता है? इट अकर्स बाय स्पोर्स के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन्स के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के द्वारा होता है। सो ऑल दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन होता है। टू सेक्स और गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट एक, तो इन दोनों का फ्यूजन होता है एंड ये दोनों फ्यूज करके क्या फॉर्म करता है? जायगोट फॉर्म करता है, जिससे कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जबकि यूनिसेल्युलर में क्या कहा जाता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मींस क्या होगा कि दोनों जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से वो सिमिलर है। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल्स है, स्टेराइल है, वर्कर बीज है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, ये ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। Therefore, reproduction is not all-inclusive characteristics of living organism. However, non-living objects has power to reproduce or replicate. तो जो रिप्रोडक्शन है वो कोई जो ह्यूमन का कोई सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट पॉपुलेशन को मेंटेन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसमें जो है ये रिप्रोडक्शन का पावर नहीं होता है। कंसिस्टेंस, इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कंसिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग से अवेयरनेस हो, सराउंडिंग के प्रति अवेयरनेस हो, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो उससे जो है उसके रिस्पॉन्स हो सके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से के लिए रिस्पॉन्स हो सके। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकता है। तो स्टिमुलाई ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये परसीव करता है हायर एनिमल्स में, उनको एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, वो इस वजह से क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे आई, ईयर, नोज, ये सारे सेंस ऑर्गन्स है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो होता है ऐसा जो सेंस ऑर्गन्स है आईज, ईयर, नोज, ये नहीं होता है, फिर भी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे वो किस किस एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्स करता है? तो लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, पॉल्यूटेंट्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या हो गया कि जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स मतलब क्या हुआ? जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स हो आर एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू, ये सारे जितने भी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर को या इन्वायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑर्गेनिज्म जो है जो केमिकल्स जो बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको भी हैंडल करता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एडिशनल फैकल्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स में जो है ये अवेयरनेस ऑफ सेल्फ जो है ये इसके है दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। कॉन्शियसनेस को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है। If patient is lying in coma and is supported by machine for various functions, consciousness to external environment are supposed to be absent. जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं तो उनको मशीन का सपोर्ट दिया जाता है
ताकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस रहे। ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उनसे भी वो कनेक्ट रहे, उनसे भी वो रिस्पॉन्स कर पाए। बट देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो कभी भी नॉर्मल लाइफ दोबारा नहीं बैक कर पाते हैं, तो दे कैन नाइदर बी कॉल्ड। तो वैसे पेशेंट को क्या कहा जाता है, ना तो वो लिविंग कहलाते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ना वो नॉन लिविंग कहलाते हैं और डेड कहलाते हैं क्योंकि वो उनमें जो है वो सांस लेते हैं, उनमें सारी एक्टिविटीज बॉडी की एक्टिविटीज चलती है, बट उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, इसलिए इसको ना लिविंग कह सकते हैं ना डेड कहते हैं। वैसे लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, a living being has an organizations, that is living being consists of several components and subcomponents. लिविंग बींग्स को ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स होता है, which operate with one another for the well beings of whole organism, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। लिविंग बींग हैज मल्टी सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बींग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टी लेवल का होता है, और हर लेवल, ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। और जितने भी लेवल होते हैं, हर लेवल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स या पार्ट्स में नहीं रहता है। फिर भी उसका जब बहुत सारे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना प्रॉपर्टी हो जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट को देखेंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं प्रेजेंट होता है। इस सेलुलर ऑर्गेनल डेवलप ए प्रॉपर्टी नॉट फाउंड इन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। एक सेलुलर ऑर्गेनल जो है, जिसके अंदर सेल है, उसमें वो एक प्रॉपर्टी डेवलप करता है जब वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, तो उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है। A living being has its own characteristics not found in organelles. Living beings का क्या है, अपना own characteristics है जो कि ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो उनका एक अपना characteristics है। The tissue is able to have a trait not having constituencies. टिश्यू जो होता है, टिश्यू सेल का बना होता है, ओके। तो टिश्यू में जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है, उसमें एक ट्रेट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एक जो टिश्यू है, जो जिस सेल से बना होता है, अगर पर्टिकुलर उस सेल को देखा जाए तो उसमें वो ट्रेट या जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसलिए होता है ताकि वो एक लेवल पे जाके अपने एक प्रॉपर्टीज डेवलप कर पाए, जो उसके एक कंस्टिट्यूएंट सेल्स में या जो एकदम लो लेवल का जो है, जैसे कि वो फॉर्म होता है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है तो उसमें वो प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है। एनर्जी, living being constantly requires energies not only to perform various activities but also overcome entropy or to tendency to of randomness. Living beings को जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंटली होता है, एंड उसको सारे एक्टिविटीज, सिर्फ उसको एक्टिविटीज जो वेरियस एक्टिविटीज है उसको ही परफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि एंट्रोपी या टेंडेंसी ऑफ रैंडमनेस को भी ओवरकम करने के लिए चाहिए। एंट्रोपी ऑफ टेंडेंसी ऑफ रैंडमनेस मतलब ये हुआ कि एक तरह का सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी स्टोर नहीं होता है, और जो एनर्जी है वो किसमें, तो जो है मैकेनिकल वर्क जिसे डन नहीं होता, इसीलिए उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए ताकि वो सारा मैकेनिकल वर्क भी होते जाए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है। इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के सब सेल को रिक्वायर्ड चाहिए, एनर्जी सारे सेल को चाहिए बॉडी के। नाउ द वेरिएशन, लिविंग बीइंग पॉजेस वेरिएशन एंड हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम। लिविंग बीइंग्स में जैसा कि हम देखते हैं, सारे लिविंग बीइंग्स में क्या है, वेरिएशन है। सब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर, शेप, कलर, सब ये सब क्या है, डिफरेंट है। एंड वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है, इवोल्यूशन भी होता है। नाउ द hemostasis, a favorable internal environment suitable for functioning of body organs is present in living beings. तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दोनों का जो दोनों है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। तो एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिससे कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है जिससे कि वो जो बॉडी का जितना फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है। तो चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डू नॉट हैव मच इंपैक्ट ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट एज लिविंग बीइंग हैज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स। तो लिविंग बीइंग्स के पास क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी का अगर के बाहर अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उससे जो है इंटरनल एनवायरनमेंट पे फर्क
नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास क्या है, लिविंग बींग्स के पास क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या है, वो जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन और एडजस्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस कहते हैं। हीमोस मीन्स अलाइक, स्टैटिस मीन्स स्टैंडिंग। Hemostasis is also present in each cell of a multicellular organism. Hemostasis जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। नाउ द एडेप्टेशन टुवर्ड्स इसका एडजस्ट तो यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस और चेंज इन फॉर्म फंक्शंस बिहेवियर which help organism to adjust well and successfully in its environment called adaptation. तो एडेप्टेशन क्या हुआ कि जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है सक्सेसफुली एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, an organism is considered best adapted to environment when it possesses an inherited trait that enhances its survival and ability to reproduce in that environment. ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि वो बेस्ट अडेप्टेड है अगर उसका इनहेरिटेड ट्रेट्स जो उसके जो इनहेरिट करता है पेरेंट्स से, जो वो अपना ट्रेट्स इनहेरिट करता है, अगर उसकी वो जो है सर्वाइवर और एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन जो है, अगर वो इनहेरिटेड ट्रेड्स की वजह से अगर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन एबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाती है, तो वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से एंड बेस्टली वो एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करता है। एडेप्टेशन अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम सीजनल एंड अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसकी वजह से एडेप्टेशन की वजह से जो है सीजनल या जो एनवायरमेंटल में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी वो ओवरकम हो जाता है। और एडेप्टेशन दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, दूसरा लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कुछ समय के लिए वो अपने आप को चेंज कर दे, बट बाकी फिर वो वैसे ही हो जाए, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन मतलब हुआ कि वो एनवायरनमेंट के चेंजिंग के अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से अपने आप को भी अगर चेंज कर लेता है तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में हाइब्रिनेशन इन मोस्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड सब मैमल्स, जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है या मैमल्स है, तो क्या होता है जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ये हाइब्रिनेट कर जाते हैं, ये क्या करते हैं, छुप जाते हैं, ताकि जैसे वो टाइम जैसे खत्म हो फिर वो वापस से फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को चेंजिंग लाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होता है, जैसे क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स। जो है डिफरेंट बर्ड्स जो है वो क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लिया ताकि वो जो है पर्चिंग हैबिट्स कर सके। तो ये एक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए चेंजेस जो इनमें आया है इसको कहते हैं, ये हमेशा के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चेंजेस अपने आप में अडॉप्ट कर लिए इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। हीलिंग एंड रिपेयर, लिविंग बींग्स कैन रिपेयर हील दैट ब्रोकन एंड इंजर्ड पार्ट्स। लिविंग बींग्स के पास प्रॉपर्टी होता है कि जिसकी वजह से कि अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए या ब्रोकन हो जाए तो वो अपने आप क्या होता है, रिपेयर और हील हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड लिविंग बींग्स के अंदर जो भी वेस्टेज जनरेट होते हैं, जो वेस्ट क्रिएट होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप रेगुलरली डिस्पोज भी होते जाते हैं। नाउ द मूवमेंट्स, लिविंग बींग्स में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है, और ये मूवमेंट्स दो तरह का होता है, एक इनविजिबल एक विजिबल। तो इनविजिबल मूवमेंट्स क्या होता है, जिसको कि हम सेंस नहीं कर पाते हैं, और ये किस लेवल पे, इनविजिबल मूवमेंट्स जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे होता है जिसको हम सेंस नहीं कर पाते हैं, और विजिबल मूवमेंट क्या होता है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम जज कर सकते हैं। तो ये जो होता है किस लेवल पे होता है, सेल के लेवल पे होता है, टिश्यू के लेवल पे होता है, ऑर्गन्स के लेवल पे होता है। प्लांट्स एंड सम एनिमल्स आर सेडेंटरी और फिक्स्ड एट वन प्लेस। प्लांट्स और एनिमल्स जो है सेडेंटरी मतलब कि वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और क्या है प्लांट्स क्या है, फिक्स्ड एक जगह पे रहते हैं। तो ये जो अदर आर एबल टू मूव फ्रॉम, लेकिन दूसरे क्या है कि वो जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन। तो जो ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है उसको क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को लोकोमोशन। नाउ द लाइफ स्पैन, जो बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये जो लाइफ स्पैन है इसमें ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, सेंसेस होता है एंड फिर डेथ होता है। तो लाइफ स्पैन क्या हो गया, बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड। नाउ द डेथ, डेथ क्या हुआ, जब बॉडी का सारा एक्टिविटीज, लाइफ का एक्टिविटीज जब सारा स्टॉप्ड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं।
ये जो डेथ होता है वो एजिंग की वजह से, उम्र की वजह से हो सकता है, डिजीज की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब अगर किल हो गए किसी वजह से अगर, तो उसको कहते हैं प्रेडेशन। तो एजिंग नॉर्मली अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, और ज्यादातर जो एजिंग होता है वो कब स्टार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बाद से वो फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब्सेंट इन सम केसेस वेयर द, लेकिन ये जो डेथ है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में अब्सेंट होता है। अब्सेंट जैसे कि कैसे हो गया, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बाय बाइनरी फिजन की वजह से ये जो है अब्सेंट होता है डेथ। जैसे एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरिया। तो अमीबा और बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे कि जैसे ये अमीबा है, तो ये क्या होता है जब ये डिवाइड करता है तो ये दो डॉटर सेल बनाएगा। ये जैसे हो गया, ये डॉटर सेल फॉर्म किया, तो जैसे ये डिवाइड होकर डॉटर सेल फॉर्म कर गया, तो इसका जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इसमें खत्म हो जाता है। ये नेचुरल डेथ इज अब्सेंट एंड द ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल। अगर नेचुरल डेथ अब्सेंट हो गया तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, इमॉर्टल, कभी वो मर नहीं सकता, वो अमर हो जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, सेल्फ रेगुलेट कर सकता है इंटरेक्टिव सिस्टम के साथ, और सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है ताकि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई और के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। एंड जो है ये क्या करता है, शेयर करता है कॉमन जेनेटिक मटेरियल भी, रिप्रोडक्शन से वो शेयर करता है। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please hit the like button and share this video. So keep watching and stay tuned. And ये जो भी क्लास 11 के जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में होंगे। सो आप उस प्लेलिस्ट को खोल के then you can check all the videos. So thank you so much.